आप भी ज़ैनब होस्ट हो? सर मैंने आपको किया है। आप भी होस्ट हो साथ? एट द सेम टाइम दो भी तो होते हैं ना। तो आप जो लोग आ रहे हैं पता नहीं उसको, जो वेटिंग में है उसको एडमिट करते जाएं। सर, मुझे नहीं शो हो रहे। ठीक है? आपको ये मिनाहिल, मिनाहिल आप, मिनाहिल का नहीं सर, मुझे नहीं शो हो रहे, सिर्फ आपको हो रहे हैं। पार्टिसिपेंट आपको नजर नहीं आ रहे? ओके। सर मुझे जो एंटर हो रहे हैं वो नहीं शो हो रहे। हम्म, मिनाहिल थी यहाँ पे वेटिंग रूम में, वो ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा उससे? मिनाहिल की शायद कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैंने तो उसको एडमिट कर दिया। ये स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है? जी सर। जी सर। ओके। और फिर हमने ये देखा था कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके लिए हम जो है, जब हम इसको ग्रेडियंट डिसेंट, इसको जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं अपने फंक्शन को, तो हम ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो उसका कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये आपको फिगर यहाँ पे नज़र आ रही है कि हम सबसे पहले जी कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ए होता है, उसके बाद लॉस होता है। अब हमने लॉस से वापस जाना होता है। मेरा माउस भी नज़र आ रहा है? जी सर। हाँ। तो हमने लॉस से वापस एक्टिवेशन, और एक्टिवेशन से वापस जी की तरफ जाना होता है, और जी से वापस डब्ल्यू जाके हमने दोबारा से अपडेट करने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लॉस से डी ए निकालते हैं। ओके, डी ए स्टैंड फॉर, डी ए इज इक्वल टू डी ऑफ लॉस ऑफ ए वाई ओवर डी ए। ये इसका फॉर्मूला है, ये हम पहले कर चुके हैं, और ये फॉर्मूला इसके बराबर है माइनस वाई ओवर ए प्लस वन माइनस वाई वन माइनस ए। और इसको अगर कैलकुलेट, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये a इंटू वन माइनस ए बनता है। अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ a आ जाता है तो हम उससे या उसके बगैर डायरेक्ट भी हमारे पास जो है वो डी जी निकल सकता है। डी जी को हमने सिंप्लीफाई किया था कि डी जी हमारा इसके बराबर है वाई ए इंटू माइन ए माइनस वाई, या इसको हम वाई हैट माइनस वाई कह सकते हैं। इस फॉर्मूले को अगर हम खोल के लिखें तो हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि डी एल ओवर डी जेड इज इक्वल टू डी एल ओवर डी ए इंटू डी ए ओवर डी सी। तो ये फॉर्मूला भी चल सकता था, और यहाँ से हम फिर क्या करते थे, डी डब्ल्यू वन निकालते थे। डी डब्ल्यू वन क्या था कि हम एक्स वन इंटू डी सी करते थे, और इसी तरह अगर डी डब्ल्यू है तो एक्स टू इंटू डी सी करते थे, और अगर डी बी निकालना है तो डी बी इज इक्वल टू डी जी। इसकी समझ है, हमने ये पहले कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में ये कर चुके हैं, और पिछले सेमेस्टर में भी कर चुके हैं। अगर कोई मसला है तो मुझसे अभी शेयर कर लें। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आवाज आ रही है लेकिन सबने म्यूट किया हुआ है। समझ नहीं आ रही? सर आ रही है, अभी म्यूट किया हुआ है। जी बेटा जी, आपकी आवाज बहुत कम है। सर सबने म्यूट किया हुआ है, इस वजह से कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, तो जब मैं बोलता हूँ तो फिर आप अनम्यूट करके उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी। ओके? तो ये हमारे पास पहले से ऑलरेडी फॉर्मूलाज हैं जब हमने डेरिवेटिव ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन निकाला था। तो दिस वाज फॉर वन एग्जांपल, कि अगर आपके पास एक एग्जांपल है,
अगर आपके पास 10,000 एग्जाम्पल्स हैं या m ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला किस तरह से चलेगा। ये फॉर्मूला के लिए हमने यहां तक किया था कि हम एक फॉर लूप लगाते हैं ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर, जिसमें हम कॉस्ट को 0 रख लेते हैं, dw को 0, dw2 और db को 0 रख लेते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 1 to m, जितने ट्रेनिंग एग्जाम्पल हैं उसके अंदर सबसे पहले हम zi निकालते हैं। ये एक्चुअली में हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो ये हमारा था w ट्रांसपोज xi प्लस p। इसके बाद हम एक्टिवेशन फंक्शन से इसका सिग्मॉइड निकाल के ai में स्टोर कर लेते हैं। i स्टैंड फॉर 1 पहली आइट्रेशन के अंदर, उसके बाद 2 3 4 एंड अप टू n जाएगा। इसके बाद हम लॉस को कैलकुलेट करते हैं और इसको j में जमा करते रहते हैं। इसके बाद हमारा प्रोसीजर शुरू होता है कि हम वो काम करें, हम इसका डेरिवेटिव निकाल के बैकवर्ड आते जाएं और हम अपने W1 और W2, फॉर एग्जांपल इसके अंदर दो ही W's हैं सपोज, तो हम W1 और W2 को जो है वो अपडेट करते रहें। तो हम क्या करते हैं, DG निकालते हैं। DG के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन था AI A माइनस वाई, जो कि पहले y हैट माइनस वाई होता था। और यहाँ से हम अगर हमारे पास DG निकल आता है तो हम बड़े आराम से DW1 डेरिवेटिव ऑफ W1 निकाल सकते हैं, x1 d इंटू DZ, और जो भी इसका इफेक्ट आएगा वो DW1 में जमा हो जाएगा। ये सिर्फ W1 के लिए है, क्योंकि W1 जो है वो सिर्फ x1 के साथ मल्टीप्लाई होता था। इसी तरह से हम DW2 को निकालेंगे जो कि x2 के साथ मल्टीप्लाई होता था। उसके लिए ये फॉर्मूला जो है वो ये नीचे वाला है, x2 इंटू DZ। हमने दोनों एग्जाम्पल, हम दोनों जो फीचर्स हैं उनके लिए निकाल लिया। उसके बाद हमारा एक फीचर वैसे ही था जिसको हम x0 कहते थे, जो कि हमारे जो b से जो 22 है उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता था। तो उसका फॉर्मूला सिंपल DZ है, क्योंकि उसके साथ x0 की वैल्यू जो है वो 1 थी। ये हमने एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए निकाला। यहाँ से लूप वापस आएगी, अगली ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए निकालेगी और उसका इफेक्ट भी W1 और W2 में जमा करती जाएगी। यानी कि जो दूसरी एग्जाम्पल है उसका x1 जो है उसका इफेक्ट क्या है, वो DW1 और DW2 में इसी तरह से जमा होता है। फिर थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए और nth एग्जाम्पल के लिए जो है वो DW1 और DW2 में जमा हो जाएगा। हम उस सारों का लेंगे एवरेज, और एवरेज लेने के बाद ये नीचे लूप से जब हम जो है वो इस m एग्जाम्पल से बाहर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, DW1 को नंबर ऑफ रोज के ऊपर जो है वो डिवाइड करते हैं देखिए, ताकि एवरेज इफेक्ट हमारे पास आ जाए। और इसी तरह DW2 और m के लिए हमने निकाला। फिर हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला चलाते हैं जो कि राइट साइड पे है कि W1 इज इक्वल टू W1 माइनस अल्फा DW1। ये सारे जितने भी x1 x2 x1 दूसरी एग्जांपल का x1, थर्ड का, फोर्थ का, ये उनका एवरेज हो गई यहाँ से बाहर निकल रहा है। इस तरह से हमारे जो W1 और W2 जो है वो अपडेट हो जाएंगे फॉर वन टाइम रनिंग ऑफ ऑल द एग्जांपल्स। अगर हम इसकी हम ये वन टाइम है, ये थोड़ा सा ग्रेडियंट डिसेंट अपनी जगह से मूव करके नीचे आ जाएगा। हम इसको बिल्कुल जो है वो बॉटम पे लाना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से इसको 1000 टाइम या 1500 टाइम चला देते हैं, ताकि वो जब तक उसका ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो जीरो के बराबर ना आ जाए या जीरो के बहुत करीब आ जाए। ये हम बाई तुका कह सकते हैं कि हम इसको वैसे ही चला देते हैं कि हमें अंदाजा है कि अच्छा इतनी आइट्रेशन चलेंगी तो फिर DW जो है वो आस्ता आस्ता कम होता होता जीरो के ऊपर जो है वो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक और फॉर लूप लगाते हैं जो हमें 1000 टाइम चलाएगा या 1500 टाइम चलाएगा। इस तरह ये एक नेस्टेड लूप बनती है जिससे ग्रेडियंट डिसेंट जो है आपका जो है वो आपके जो वेट से हैं वो ट्यून होते रहते हैं। ये यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बोलो तो सही। जी सर।
ये हम पहले पिछले में मैंने करा चुका हूँ, क्योंकि ये मैं स्लाइड बड़ी मुश्किल से कहीं से ढूंढी हैं ये, और ये एंड्रयू एनजी की स्लाइड्स हैं, उसी के लेक्चर से हैं, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तरीका जो है वो बहुत इनएफिशिएंट कंसिडर किया जाता है लूप के लिए, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट वेक्टराइज प्रोसेस से 500 टाइम मोर जो है वो टाइम जो है वो कंज्यूम करता है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको वेक्टराइज प्रोसेस में इसको कन्वर्ट कर दें। तो इसका वेक्टराइज प्रोसेस कैसा होगा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फॉर लूप का कोड है, और राइट साइड के ऊपर हमारे पास वेक्टराइज प्रोसेस का कोड है। वेक्टराइज प्रोसेस को हम क्या करते हैं, हमारे पास उसी तरह से DZ, हमारे पास DW, इसी तरह से A एक्टिवेशन फंक्शन या वाई हैट कहते हैं। अब हम इनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना शुरू कर सकते हैं। कैपिटल लेटर से क्यों? क्योंकि हम इनको मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, एक सिंगल रो कंसिडर नहीं करते, एक सिंगल एग्जांपल कंसिडर नहीं करते, बल्कि फुल फ्लैज एक कंप्लीट जो है वो हम इसको एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल Z इज इक्वल टू W ट्रांसपोज X प्लस B। Z कैपिटल है हमारे पास, ओके, और W हमारे पास कुछ वेट्स हैं। वेट्स ऑब्वियसली एक रो है, तो ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है क्योंकि ये एक रो होगी। या एक आपको ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर जो x है, x की डायमेंशन क्या होनी थी, किसी को याद हो अगर, n क्रॉस m। ठीक है कि एक कॉलम के अंदर एक ट्रेनिंग एग्जांपल है, दूसरा कॉलम दूसरी ट्रेनिंग एग्जांपल है, तीसरा कॉलम तीसरी है, और mth कॉलम mth ट्रेनिंग एग्जांपल है। अगर ऐसा ही है तो W ट्रांसपोज की डायमेंशन क्या होगी, तो बता सकता है? 1 क्रॉस n। यस, 1 क्रॉस n। ये एक ही रो है और उसके n कॉलम है, क्योंकि उसने दूसरे x के n जो रोज हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो ये कंपेटेबल होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक एक अगर मैं एक ट्रेनिंग एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास 1 क्रॉस 1 की एक वैल्यू जी के अंदर आ जाएगी। तो टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी, ये एक ट्रेनिंग एग्जांपल की है। अगर हमारे पास m ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं तो हमारे पास कितनी होंगी, z की वैल्यू m होगी, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, 1 क्रॉस m। गॉट द पॉइंट? इसकी 1 क्रॉस m होगी डायमेंशन z, कैपिटल Z की। इसके अंदर फॉर ऑल ट्रेनिंग एग्जांपल्स इस मैट्रिक्स के अंदर होगा, और इसको जो हम उसमें लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, जुपिटर में लिखते हैं, तो उसको हम ये नीचे लिखा हुआ है np डॉट w डॉट t डॉट x प्लस b, और b की एग्जांपल, b की जो डायमेंशन है वो भी 1 क्रॉस m है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद a जो है वो दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा। a में सिंपल सिग्मॉइड उसी मैट्रिक्स का लेना है, तो इसकी भी 1 क्रॉस m ही होगी। इस तरह से dz का फॉर्मूला हमारे पास है a माइनस वाई, तो a भी हमारे पास है, g भी हमारे पास है, तो पूरे मैट्रिक्स को पूरे y मैट्रिक्स के से माइनस कर दें, तो ये भी हमारे पास dz जो है वो 1 क्रॉस m ही होगा। 1 क्रॉस अगर m है तो हमारे पास x एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो है वो जिसकी डायमेंशन जो है क्या थी, n क्रॉस m थी, n क्रॉस m थी, और इसको dz ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया। dz ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो ये m क्रॉस 1 बन जाएगा। n क्रॉस m अगर कहते हैं तो लिख दूं यहाँ पे, अगर लिखा ये इसकी जो है वो थी, ये लिखा नहीं जाता, लिखते कैसे हैं, पॉइंटर पेन से। इसकी जो है ये थी n cos m,
और z की जो है वो थी m क्रॉस 1 ये mm से कैंसिल, ये mm से कैंसिल हो जाएगा और बकाया रह जाएंगी n क्रॉस m। ये फॉर ऑल फीचर्स dw निकल आएगा, यानी कि अगर आपके पास दो डिबेट्स हैं w1 w2 तो इसका मतलब है फीचर भी दो ही होंगे, तो इसका मतलब है कि सारे w's के लिए आपने इस फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट कर लिया। ये वेक्टराइज है जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कोड है, और इसी तरह डी बी निकालना है तो ये सिंपल डी जी का सम होता है ओवर एम है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये हम W माइनस अल्फा डी डब्ल्यू निकाल देंगे। तो ये हमारे पास, अगर हमारे पास 10,000 एग्जाम्पल्स हैं तो ये उसके लिए 1 टाइम चलेगा। अगर हमने इसको चलाना है 1500 टाइम तो इसको सिंपल फॉर लूप इसके ऊपर एक और लगा दें, एक नहीं ये एक ही फॉर लूप है वो जबकि नेस्टेड है फॉर 1 2 फॉर एग्जाम्पल 1500। अब ये माउस से इसी तरह का लिखा जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 1 to m थी, लेकिन 1 to m को हमने सिंपल एक बारी में ही कर लिया है सारे को, सिर्फ एक बारी में 1 to m हमने नहीं लगाई। इससे ऊपर एक और लूप थी जो कि इसी तरह से 1 to 500 टाइम चलती थी। ये लूप की जगह वो लूप अपनी जगह एग्जिस्ट करती है। तो इसका जो टाइम था ये n स्क्वायर था, और इसका टाइम जो है वो सिंपल n है अगर हम एल्गोरिदमिकली इसको सोचते हैं। तो इट इज़ वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। अगर आपके पास 1 बिलियन एग्जांपल्स हैं तो उसका n क्रॉस टाइम, या हमारे पास बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं तो इसका टाइम बहुत ज़्यादा होगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे कोड है, और इन कंपैरिजन जो राइट हैंड साइड पे कोड है इसका टाइम जो है वो बहुत कम होगा। ये लेक्चर मैंने पिछला ही रिपीट किया है, यहाँ पे हमने इसको ख़त्म किया। बच्चों कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। बहजाद आया? सर वो मस्जिद गए हुए थे, उनका मैसेज आया था। वेरी गुड। ये मस्जिद में क्या कर रहे हैं इस टाइम? सर असर की नमाज थी तो इसलिए अच्छा, कह वैसे रहे थे मैं ज्वाइन कर लूंगा। असर की नमाज तो उसके लिए टाइम काफी नहीं होता। वैसे ये कौन सी असर पड़ता है? 5 बजे वैसे जमात होती है। ठीक है, ये अल्लाह मियां ने इसीलिए फ्लेक्सिबल टाइम रखा है कि आप उसको, ये अब आया है। जी नेहा। Yes, sir. ऑल ओके? Yes, sir. दे दूं फिर एक असाइनमेंट? Sir, इतनी जल्दी? हाँ तो ज़ाहिर है ये सर नहीं कहा। ये यहाँ तक हमारा बच्चा था। ठीक है, इसे बाहर कैसे निकलना है? ये हमारे पास एक था, अब मैं उससे आगे चले गया। स्लाइड शो हो रही है? सर ओके। अभी तक जो हमने किया है वो ये था कि हमारे पास एक सिंपल नोड थी। इस जो कोर्स का लेआउट है वो इसी तरह से हम सिंपल नोड से शुरू किया, फिर हम हिडन नोड को शुरू कर लेते हैं, फिर हम डीप हिडन, इसे एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स को शिफ्ट कर लेते हैं, फिर हम उनको ट्यून करते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है, फिर कॉन्वोल्यूशन में, फिर रेफरेंस। तो नेक्स्ट जो लेक्चर अभी मैं स्टार्ट करूँ ये है वन हिडन लेयर, कि एक सिंपल लेयर एक नोड नहीं है बल्कि उसके अंदर एक और हिडन लेयर भी है। इट मीन्स कि वी हैव मोर देन वन नोड्स। हमारे पास सिंपल एक ही थी पहले, ये हमारे पास इस तरह का जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो ये था
कि x1 x2 x3 एक सिंपल नोड में जाते हैं और वहां से y हैट या a जो है वो कैलकुलेट होता है, और इसका नीचे फॉर्मूला है ये वाला, और इससे जब हम बैक आते हैं तो हम इससे डी ए और डी जी जो है वो कैलकुलेट करके हम अपने वेट्स को जो है वो ट्यून कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास हिडन लेयर्स होती हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास दो लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये पहले वाली जो है ये एक लेयर है और इसके बाद एक और लेयर है। तो अगर मैं x1 x2 और x3 को एक लेयर कंसिडर करूं तो ये मेरे पास एक इनपुट लेयर है, और ये मेरे पास दूसरी जिसमें 3 सर्कल्स हैं ये मेरे पास एक हिडन लेयर है, और इसके बाद एक और लेयर है, इसको हम आउटपुट लेयर कहते हैं। सर जी जी। हमें ना वो पुरानी स्लाइड्स का टाइटल पेज नजर आ रहा है। अच्छा, बड़ी बात है, बोल तो पड़े आप। ये होता कि मैं ख़त्म ही कर लेता इसको। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आपको नजर आ रही है मेरी स्लाइड्स इस टाइम पे हुई या बिल्कुल बंद हो गई? सर बंद हो नजर नहीं गया। आ रही। बंद हो गई, ओके। स्क्रीन शेयर अब देखिए, अब नजर आ रही है। अब नजर आ रही है? जी सर। ओके। ये हमारे पास एक सिंपल लेयर लेआउट था। इसके बाद ये नीचे वाले आप देखें तो ये हमारे पास एक हिडन लेयर लेआउट का फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर अगर हम x1 x2 x3 को एक लेयर कंसिडर करें तो ये हमारे पास इनपुट लेयर है। इसके बाद ये हमारे पास 3 नोड्स हैं जो कि हमारे पास हिडन लेयर्स हैं, और इसके बाद फिर एक नोड है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज आवर आउटपुट लेयर। और आउटपुट लेयर से जो हमारे पास आउटपुट निकलती है उससे हम लॉस कैलकुलेट करते हैं, और लॉस को जो है वो बैक प्रोपोगेट करते हैं। तो इसका लेआउट कुछ इस तरह से बनेगा कि पहली जो नोड है अब पहली नोड जो है इसके अंदर लेआउट कुछ इस तरह से होगा कि हम जो ये जो वेट्स हैं x1 से हिडन नोड की तरफ जा रहे हैं, इनको हम एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे W1। W1 इसकी सुपरस्क्रिप्ट है, और इससे हम इन तीनों नोड्स का z कैलकुलेट कर सकते हैं। z कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे भी दो चीजें होंगी, इस नोड्स के अंदर दो चीजें होंगी, एक z1 सुपरस्क्रिप्ट के साथ और एक a1 एक्टिवेशन फंक्शन सुपरस्क्रिप्ट के साथ। तो z1 अगर आपने निकालना है तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि w1x प्लस b1। जब हमारा ये क्या चीज कैलकुलेट हो गई है तो इसके बाद हम a1 कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो है आप समझें कि ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ये दूसरी सेंस में एक लेयर को भी रिप्रेजेंट करता है कि लेयर वन का z1 का मतलब है कि लेयर वन के अंदर जो z है। तो ये जहाँ से सारे जीज हमारे पास निकल आएंगे, और इसी तरह फिर ये अगे में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें कि Z2 में Z2 क्या मतलब है कि दूसरी नोड पे आप Z2 कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है कि W2 वो वेट्स जो कि Z2 में आ रहे हैं मल्टीप्लाइड पे क्या होगा A1 बाय A1, यहाँ तो X होना चाहिए। नेहा आप बता सकते हैं? A1 सर क्यों? सिग्मॉइड पास किए ना। जी, कि दूसरी जो लेयर है उसमें पहली जो लेयर है उसकी आउटपुट आनी है, उसकी आउटपुट दूसरी लेयर की इनपुट बननी है।
दूसरी लेयर की इनपुट, जो पहली लेयर की आउटपुट है वो A1 है। पहले Z कैलकुलेट किया, Z से हमने A कैलकुलेट किया, A1 कैलकुलेट किया। ये 10 मिनट के बाद आपने दोबारा इसको रिस्टार्ट कराना है, ठीक है। तो A1 कैलकुलेट किया, A1 कैलकुलेट करने के बाद वो हमने जो है वो Z2 को देना है। तो Z2 की जो सेकंड नोड है उसकी जो इनपुट है वो W2 वो वेट्स, और जो पहली लेयर है उसकी जो आउटपुट है इसकी इनपुट बन जाएगी। दैट्स व्हाई हियर इज A1, यहाँ पे A1 है ये वाला। जबकि पहली लेयर के अंदर इनपुट जो है वो X1 थी, इसलिए आप Z1 को देखें तो वहां पे X है। ये बात क्लियर है बेटा जी? ये बात क्लियर है? जी सर। इसी तरह से यहाँ से Yes, A2 sir. कैलकुलेट करेंगे। A2 सिग्माइड ऑफ Z2 है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। और Z2 के बाद हम क्या करेंगे? लॉस कैलकुलेट करेंगे। लॉस कैलकुलेट करने के बाद हम बैक प्रोपोगेट करेंगे। हम फिर DA निकालेंगे, फिर हम DZ निकालेंगे, DZ से DW1 और DW1 निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम सो ऑन इस तरह से पीछे आते जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका फ्रेमवर्क है 2 लेयर। कि पहली लेयर को हमने X1 X2 हिट इनपुट लेयर कहा। दूसरी लेयर्स के अंदर एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है। तो अब उसका आप यहाँ पे जरा गौर करें कि इस लेयर के अंदर क्या लिखा हुआ है। A सुपरस्क्रिप्ट ब्रैकेट्स में 1 लिखा हुआ है और नीचे भी 1 लिखा हुआ है। 1 जो ऊपर वाला सुपरस्क्रिप्ट है ये आपको लेयर का नंबर बताता है, जबकि जो नीचे वाला सबस्क्रिप्ट्स का 1 और 2 3 4 लिखे हुए हैं ये उस लेयर के अंदर उसकी नोड को बताता है कि कौन सी नोड है, पहली नोड है, दूसरी नोड है, तीसरी नोड है, चौथी नोड है, तो ये क्या है। इसी तरह से आप अगली नोड में आ जाएं। A2 लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ एक ही नोड है, तो यहाँ इसका सबस्क्रिप्ट जो है वो 1 हो सकता है। ओके, तो इसको हम हिडन लेयर कहते हैं, दरम्यान वाली को। और उसके बाद ये जो है ये हमारी आउटपुट लेयर है, एंड सो ऑन। और यहाँ से हम फिर A2 निकालते हैं, A2 से लॉस निकालते हैं, एंड सो ऑन। ये हमारे पास 2 लेयर न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, अब हम इसकी आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक सिंपल नोड है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, और इसको 12 हमने कैलकुलेट भी किया है। राइट साइड के ऊपर वही दोबारा से कॉपी पेस्ट हुआ है कि 3 इनपुट्स हैं, 4 हिडन नोड्स हैं, एक आउटपुट नोड है, और उससे हम वाई हेड कैलकुलेट करते हैं। इसको जरा गौर करें, ऊपर वाला नजर आ रहा है? पहली हिडन लेयर का पहला नोड, पहली हिडन लेयर का पहला नोड, तो उसमें Z1 कैलकुलेट करना है तो किस तरह से करेंगे? W11 का ट्रांसपोज इनटू X प्लस B, ये पहली नोड है, और इसका एक्टिवेशन फंक्शन A11 और सिग्माइड ऑफ Z1 है। हमारे पास इस लेयर के अंदर अगर 4 नोड्स हैं तो दूसरी के लिए फिर इसी तरह से Z सुपरस्क्रिप्ट 1 लेकिन नीचे 2 आ जाएगा। ओके, और इसी तरह से फिर इसका फॉर्मूला होगा, एंड सो ऑन। ये नीचे आप देखें, ये दूसरी को कैलकुलेट किया गया है। मेक सेंस और नॉट? जी बच्चों, नो? इसी तरह से तीसरी का कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह से चौथी का कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे
पहली एग्जांपल के अंदर सुपरस्क्रिप्ट W1 और इसके अंदर जो है दूसरी नोट के अंदर आपने देखें कि W2 का ट्रांसपोज किया गया है। अब देखना ये है कि इसके अंदर W1 और W2 लेयर 1 ही है, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट 1 ही है, तो W1 और W2, फिर इस तरह थर्ड लेयर के लिए W1 3 और 4 के लिए हिडन लेयर के लिए W1 4 आ जाए। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। W क्या है ये इसे लेयर के लिए या नोड के लिए? बेटा जी आपकी पीछे से शायद अजान हो रही है और आपकी आवाज कम आ रही है। अब माइक को जरा आगे है कर। आपने जिसको ये दो लिखे हुए हैं फॉर्मूलाज, ये नोड के लिए या ये लेयर के लिए है? ये दोनों ये नोड के लिए हैं। एक सिंपल नोड को अगर मैं बड़ी डीप जाऊं तो एक सिंगल नोड के लिए ये फॉर्मूला है, दूसरी नोड के लिए दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, तीसरी नोड के लिए इसी तरह का तीसरा फॉर्मूला आना था, चौथी नोड के लिए एक और फॉर्मूला आना था। इन चारों को लिखने से ये चार नोड जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी, लेकिन इसको हमें इस पूरी लेयर के लिए एक मैट्रिक्स को कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने देखना है कि ये सारी नोड्स एट वंस कैलकुलेट हो जाए, पूरी लेयर 1 जो है वो कैलकुलेट हो जाए। ये नेक्स्ट हम देखते हैं। ये देखें यहाँ पे दोबारा से वही फॉर्मूलाज दोबारा से लिखे हुए कि Z11 को कैलकुलेट किया W1 अब हम किसको कहते हैं ये हमें देखने की जरूरत है। W2 दूसरी के लिए, W3 तीसरी के लिए, W4 चौथी के लिए है। अब पहले मुझे ये बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो फिगर है उसको देख के आपको क्या लगता है कि टोटल वेट्स कितने हैं? पहली नोड को 3 वेट जा रहे हैं, दूसरी नोड को 3 वेट जा रहे हैं, तीसरी नोड को 3 जा रहे हैं, चौथी नोड को 3 वेट जा रहे हैं। तो ये टोटल कितने बन गए? 12 बन गए। ठीक है, और इसका जो मैट्रिक्स है वो है W। अगर मैं बड़ा W कैपिटल W अगर लिखूं, मैं लिख ही लेता हूं यहाँ पे, अगर कोई मैं कैपिटल W करूं तो इसकी डायमेंशन क्या होंगी? 3 क्रॉस 4, हर एक में 3 3 जा रहे हैं, टोटल 4 नोड्स। हम क्योंकि W ट्रांसपोज लेते हैं तो W ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? 4 क्रॉस 3। इसका मतलब है कि 4 रोज और 3 कॉलम्स, 4 रोज और 3 कॉलम्स। बड़े आराम से मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। ये किस तरह से बनी है? ये कितनी है? ये कितना है इनपुट? 3। और इसके अंदर कितनी है? 4। तो मेरा W ट्रांसपोज X, ये बड़ा फॉर्मूला वैसे ही याद करने वाला है कि किसी भी लेयर्स को आप देखते हुए W ट्रांसपोज अगर निकालना हो तो ये आउटपुट इनटू इनपुट होगा, 4 क्रॉस 3 का होगा। ठीक है, उसने नीचे यही कहना चाहा कि W1 ये जो इस लेयर है, इसको सारे को W1 कहते हैं, ये सारे को, ये वाला सारा, ये W1s हैं। तो ये दस्तगीर आप आया है। तो इस सारे का जो 3 क्रॉस 4 है इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये इस तरह का बनेगा, W1 का ट्रांसपोज, W2 का ट्रांसपोज, W3 का, W4 का। तो ये हमारे पास इन जनरल 4 क्रॉस 3 बन जाएगा, 4 रोज 3 कॉलम्स, हर एक के अंदर 3 कॉलम्स हैं, जबकि हमारे पास फीचर भी 3 हैं। तो ये X1, X2,
x3 के साथ w1 w2 w3 के साथ आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इस तरह से कुछ बनेगा।